2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता 24 अक्टूबर रोड पर मौजूद थे और इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी ने आम जनता को बताने की कोशिश की कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वो महत्वपूर्ण बातें क्या होगी जिसके जरिए आम जनता कांग्रेस पार्टी को ही वोट दे। हम आपको आज 10 महत्वपूर्ण बात इस घोषणा पत्र की बताएंगे और हमारे सहयोगी मनीष इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इस घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया और सवाल के जवाब में भी वो न्याय योजना की बात लगातार कर रहे थे कि गरीब परिवार 72,000 यानी कि हर एक गरीब के खाते में 72,000 रुपये आएंगे। हम मनीष से बात करते हैं कि मनीष, क्या आपको लगता है कि ये 72,000 का आंकड़ा जो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं और बीजेपी सवाल उठा रही है कि इतना पैसा कहाँ से लाएगा? देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि 5 साल में 3,60,000 रुपये गरीबों के खाते में, किसानों के खाते में वो ट्रांसफ़र करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका पूरा कैलकुलेशन उन्होंने किया है। ये कहीं उन्होंने नहीं किया कि सब्सिडी जो मौजूदा दिया जा रहा है, चाहे वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो, चाहे कृषि बाकी तमाम सब्सिडी, उसको खत्म नहीं किया जाएगा। बजट में प्रावधान किया जाएगा और 5 साल में, यानी गरीबों को अगर 72,000 प्रति वर्ष अगर आप जोड़ लें, 5 सालों में ये बनता है 3,60,000 रुपये। ये एक प्रमुख ऐलान है। सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस था, इसी की उम्मीद की जा रही थी। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार इसकी बात करते रहे, कांग्रेस के तमाम नेता राज्यों में भी बात करते आए और इसको भुनाने की भरपूर कोशिश रमन ये लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान हम देखेंगे कांग्रेस करेगी। मनीष, एक चीज़ हमने देखा कि गरीबी और बेरोजगारी, इस पे कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अपनी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कल ही ट्वीट किया था कि 22 लाख वैकेंसीज़ हैं और इसे हम मार्च 2020 तक भरने का काम करेंगे। आपको लगता है कि इतनी वैकेंसी जो सरकारी वैकेंसीज़ हैं इसको भरने में सरकार या अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आसानी से भरा जा सकता है? देखिए, इसको ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि 22 लाख वादा जो कांग्रेस करेगी इसको फुलफिल करेगी, लेकिन ये ज़रूर आज मैनिफेस्टो में कहा गया कि 4 लाख जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो वैकेंसी है उसको मार्च 2020 तक उसको भरने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो राज्यों में जो वैकेंसीज करीब ऐसे 20 लाख से 22 लाख वैकेंसीज राज्यों में, पुलिस बल हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे दूसरे जो विभाग हैं, वहाँ पे जो वैकेंसीज है वो राज्यों से कंसल्ट करके, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें भरने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने वादा ज़रूर किया। ये कठिन है क्योंकि काफ़ी सालों से वैकेंसीज आप देखिए केंद्रीय कर्मचारियों में, चाहे मंत्रालय में आप चले जाएँ, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम करते हैं, इसलिए सरकार के खजाने पर भी इसका बोझ बढ़ेगा। तो ये वादा तो बहुत बड़ा वादा कर रही है। अगर वादा इसको पूरा करती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। किसानों के बारे में राहुल गांधी लगातार ये बात कहते हैं कि हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनाई और किसानों का कर्जा माफ़ किया। किसानों की उम्मीद थी या लोग देख रहे थे कि इस घोषणा पत्र में क्या किसान का कर्जा माफ़ करने के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कुछ बताया है या राहुल गांधी ने अपने स्पीच में या किसी सवाल के जवाब में ऐसा जिक्र नहीं किया? क्या आपको लगता है कि किसानों के कर्ज माफ़ी का मामला जो है उस मामले पे कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई पेश होगी? बिल्कुल, मैनिफेस्टो में एक बात कहा गया कि जिन राज्यों में किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है उन राज्यों को भी उन राज्यों में भी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण ऐलान, जो सबसे बड़ा ऐलान है, आप देखिए मौजूदा जो मोदी सरकार है उसके कार्यकाल में जो रेल बजट पेश किया जाता था उसको खत्म कर दिया गया। तो अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए एक किसान बजट लेकर आएंगे। ये मांग जो तमाम किसान संगठन है वो लगातार करते आए हैं, बहुत सालों से इसकी मांग होती आ रही है, लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान बजट जो पेश करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण ऐलान है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में, मैं बता रहा था आपको, जिन राज्यों में कर्ज माफ़ी नहीं हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हो चुका है, लेकिन जिन राज्यों में नहीं हुआ है वहाँ भी कर्ज माफी लागू किया जाएगा। एक चीज, मनरेगा के बारे में राहुल गांधी लगातार जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार इसे खत्म करना चाहती थी। मनरेगा के बारे में लगातार ये बात कहने की कोशिश की गई कि ये योजना सही नहीं है, लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में मैनिफेस्टो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 100 दिन रोजगार दिया जाता था, अब 150 दिन रोजगार दिया जाएगा। इससे पहले मनरेगा लागू होने के वक्त पार्टी को, सरकार को काफ़ी फायदा हुआ था जब मनमोहन सिंह की सरकार। बिल्कुल, यूपीए 1 जब थी उस समय मनरेगा योजना का ऐलान किया गया था। आपको याद होगा कि उसी के आधार पर यूपीए 2 जो है बना, केंद्र में यूपीए की वापसी हुई। तो जाहिर तौर पर, और आप देखिए मोदी सरकार भी इस योजना को कहीं भंग नहीं कर पाई उसने, बल्कि ये देखे तो आप बजट जो है वो 30-35 हज़ार करोड़ से बढ़ा के 60,000 करोड़ जो है प्रावधान, क्योंकि वो भी इस स्कीम की जो खासियत है उसको वो समझ रही है मोदी सरकार भी। तो अब राहुल गांधी ये ऐलान कर रहे हैं कि मनरेगा 3 जो है उसको लॉन्च किया जाएगा
जाएगा, रिलॉन्च पैकेजिंग, उसको नए सिरे से पैकेजिंग कर लॉन्च किया जाएगा और 100 दिन के बजाय अब 150 दिन का वेतन जो है मजदूरों को दिया जाएगा और सॉइल से लेके इरिगेशन से लेके तमाम जगह जो है उसके जरिए रोजगार सृजन किया जाएगा। फसल बीमा योजना के बारे में अक्सर बातें होती है और फसल बीमा योजना के बारे में बताते हुए राहुल गांधी या कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है कि हम फसल बीमा योजना को नए सिरे से लागू करने की बात करेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि किसान फसल बीमा योजना जो है उसमें जो अभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उनको फ़ायदा होता है। वो उनका कहना है कि वो ज़ीरो प्रॉफिट के आधार पर जो है वो बात करेंगे तमाम बीमा कंपनियों से, उस आधार पर लॉन्च करें और इसको नए सिरे से इस पैकेजिंग करके लॉन्च की जाएगी। और जाहिर तौर पर कांग्रेस इसमें करप्शन का भी आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि राफेल के बाद सबसे बड़ा करप्शन अगर हुआ है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुआ है। आपने अभी राफेल का जिक्र किया, राफेल के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार पर आक्रमण करते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनियों को नज़रअंदाज किया गया। क्या राफेल के बारे में कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या कहा गया है? देखिए, साफ तौर पे कहा गया कि अगर उनकी सरकार अगर केंद्र में आती है तो राफेल डील की जांच की जाएगी। साफ तौर पे मैनिफेस्टो में ये बात लिखी हुई है। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा है कि एंटी करप्शन कानून जो है उसको लागू किया जाएगा और मोदी सरकार के कार्यकाल में जितने भी ऐसे जगह पे जहाँ पे भ्रष्टाचार हुए हैं उन तमाम उन योजनाओं की या उन बातों की जो है वो जाँच की जाएगी। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने अनिल अंबानी का ज़रूर जिक्र किया, लेकिन ये बात मैनिफेस्टो में ज़रूर लिखा है कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाएगी अगर सरकार में ही आते हैं तो। सबसे बड़ी बात की जो बेरोजगारी दूर करने के लिए या बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो में कई बातें कही गई है। क्या अलग मंत्रालय के बारे में भी जिक्र किया गया है कुछ? बिल्कुल रमन, इसमें अलग मंत्रालय की बात की गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट बनाया जाएगा और सर्विस इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बीच में एक तालमेल स्थापित किया जाएगा जिससे बेरोजगारी जो है, सर्विस सेक्टर आप समझिए भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर सृजन होता है जो फॉर्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ तो वो सर्विस सेक्टर में होता है। तो जाहिर तौर पर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री को आपस में जोड़ के एक नया मंत्रालय बनाया जाएगा और उसके जरिए रोजगार जो है वो सृजन किया जाएगा। मोदी सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था, आधी रात में लागू किया था और कहा था कि ये एक बड़ा कदम है, किसी सरकार ने इस कदम को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं। जीएसटी के बारे में इस मैनिफेस्टो में क्या बातें कही गई है? और जीएसटी के बारे में उन्होंने लगातार ये कहा था कि जब सरकार हमारी बनेगी तो हम 18% का कैप लागू करेंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है कि सिंगल रेट जो है जीएसटी उसको लागू करेंगे। अभी आप देखिए 5%, 12%, 18% और जो सीन आइटम है तंबाकू चाहे बाकी जो लग्जरी आइटम है उस पर 28% जीएसटी लगता है रमन। तो ये कह रहे हैं कि एक रेट होगा, लेकिन इसको लेकर कई जो जानकार हैं उसमें भिन्नता है क्योंकि खाद्य सामग्री पे और लग्जरी आइटम पे आप एक जीएसटी रेट कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि सरकार के में आने के बाद किस तरीके से राज्यों से, क्योंकि अब जीएसटी काउंसिल है, राज्यों से भी इनको कंसल्ट करना होगा तो उसके बाद इसको लागू किया जा सकता है। तो वो सरकार के आने के बाद ये मंत्रणा होगी कि किस तरीके से इसको लागू करेंगे, लेकिन सिंगल रेट जीएसटी थोड़ा सा इसमें ज़रूर एक संदेशा पैदा होगा। राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनने की सूरत में हम नीति आयोग को भंग करके फिर से योजना आयोग को शुरू करेंगे। पहले योजना आयोग था, नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग शुरू किया। अगर नीति आयोग को भंग करके योजना आयोग शुरू होता है उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, आपको याद होगा कि जब यूपीए सरकार थी तो उस समय योजना आयोग था, उसके बाद ही जब मोदी सरकार आई तो उसने योजना आयोग को भंग किया। नीति आयोग उसमें आप देखिए पहले क्या होता था कि राज्यों को अपने बजट के लिए, अपने खर्चे के लिए योजना आयोग से वो मंत्रणा करने के लिए आते थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री आते थे, अपने टीम के साथ आते थे और उसके बाद उनको बजट एलोकेट किया जाता था सरकार की तरफ से। नीति आयोग में ये प्रावधान नहीं था। नीति आयोग जो सरकार जो स्कीम वो सलाह मशवरा का काम करती थी, फिर राज्यों को वो सलाह देने का काम करती थी। इनका कहना है कि नीति आयोग अब कोई सही ढंग से कार्य कर पा रही है, सरकार के लोग वहाँ मौजूद है कोई तो उन्होंने कहा कि नीति आयोग को हम भंग करेंगे। दोबारा से एक नया योजना आयोग, केवल 100 लोगों का वो वहाँ पे लोग होंगे और एक नए सिरे से, एक नए शक्ल में जो है, नए रूप में जो है योजना आयोग को लाया जाएगा। जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो ये कहा जाता है कि जब चुनाव के दौरान बड़े राजनीतिक दल या छोटे राजनीतिक दल जो पैसा खर्च करते हैं उनमें एक भ्रष्टाचार का बड़ा जरिया होता है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात अरुण जेटली ने कही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते हमें ये मदद मिलेगी कि हम किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करने की बात कही है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, क्योंकि चुनाव को लेकर पारदर्शिता कैसे लाया जाए, चुनावी खर्चों में पारदर्शिता कैसे लाया जाए, ये तमाम मंत्रणा हुई थी। उसके बाद इसको आपको याद होगा बजट में इसका ऐलान किया था जो मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये एक पर्टिकुलर पार्टी को इसको फेवर करती है, इसमें बहुत सारे करप्शन के आस्पेक्ट हैं, तो पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई और इसको मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो में शामिल किया गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, यूपीए की सरकार आती है, तो उसको खत्म किया जाएगा। एक आखिरी सवाल कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ा है या बढ़ने की बात पे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद भी, लाख दावे करने के बाद भी आतंकवाद बढ़ा है, क्या आपको लगता है कि जिस आर्मी के डिप्लॉयमेंट की बात को रिव्यू करने की बात आज मैनिफेस्टो में कही गई है, क्या इससे विवाद भी पैदा हो सकता है? बिल्कुल विवाद पैदा होगा। आप देखिए, जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया कि वहाँ पे आर्मी के डिप्लॉयमेंट को रिव्यू किया जाएगा, साथ ही साथ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एंड डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है उसको भी रिव्यू किया जाएगा। वहाँ पे जो महबूबा मुफ्ती है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, वो तो इस मैनिफेस्टो में इन बातों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है बीजेपी इसको भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी। क्या कांग्रेस वहाँ से आर्मी को वापस लेने की बात कर रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर विवाद होगा और ज़ाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के दल जरूर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि प्रचार के दौरान बहुत बड़ा विवाद इसको लेकर खड़ा होगा। यानी कि 10 बड़ी बातें जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जारी की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जारी की, उसकी 10 बड़ी बातें हमने आपको बताने की कोशिश की, हमारे सहयोगी मनीष ने बताने की कोशिश की कि आखिरकार इस बड़ी घोषणा को लागू करने के बाद सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की बनती है, कांग्रेस की अगुवाई में बनती है, तो इन घोषणाओं को लागू करने में क्या दिक्कत आ सकती है और उसका कितना फायदा आम जनता को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।